डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, लास्ट डे जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द नील बोहर्स मॉडल को हमने डिस्कस किया है। उसको हम बेटा जल्दी से रिकैप्चुलेट करेंगे। उसके बाद हमें आज का जो टॉपिक है वो हम बेटा डिस्कस करेंगे। जहाँ तक बेटा लास्ट डे का टॉपिक था उसमें हमने जो बोहर्स का मॉडल पढ़ा था, तो उसने 1930 में जो अपना मॉडल दिया था उसने डिफरेंट पॉइंट्स बताए थे कि एक एटम कैसे एग्जिस्ट होता है। तो उसने क्या कहा था कि जो एक एटम होता है इसका एक सेंट्रली लोकेटेड पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन दियर डेफिनेट ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है। उसके बाद इसने ये भी कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपनी एनर्जी लेवल में या स्पेसिफिक शेल में, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रेडिएट इट्स एनर्जी, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फॉल डाउन। इसीलिए क्योंकि जो रदरफोर्ड था उसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था, बट बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अपनी शेल की एक अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, इसको इसीलिए हम इन शेल्स को एनर्जी शेल्स भी, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट, अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता है। तो दैट वाज द सिंपली द मॉडल दैट वाज गिवन बाय बोहर, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आज हमें इसी मॉडल को देख के बेटा हमें देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। अब हमें बेटा यहाँ पे डिस्कस करना है, अगर हम कोई भी एलिमेंट का एटम ले लेंगे, चाहे आप हाइड्रोजन हो ले लोगे, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, व्हाटसोएवर, जो भी एलिमेंट आप ले लोगे, हर एक एलिमेंट का जो एटम का स्ट्रक्चर बनाओगे, ये जो हर एक एटम के पास अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। अगर हर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब बेटा यहां पे हमें देखना है, पहला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल electrons occupying certain stable orbits or shells, each shell has a definite energy। अब बेटा यहाँ पे हमें ये याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट में, अपने शेल में, आपको ये भी याद रखना है हर शेल की अपनी ऑर्बिट, हर शेल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। यहां पे आपको बेटा ये भी याद रखना है, क्योंकि बोहर ने रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज वाई इसने कहा कि हर एक शेल के पास एक अपनी डेफिनेट एनर्जी होती है। अब जो सेकंड पॉइंट इसने कहा था, these orbits are represented by the letters K, L, M, N whatsoever and the numbers are 1, 2, 3, 4। अब जब हम देखते हैं बेटा, हर एक एटम के पास डिफरेंट शेल्स होते हैं। हम बेटा यहाँ पे आपको अभी एक स्केच बना के देंगे, बहुत सारे एटम्स हम ले लेंगे, उसके बाद आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जो नील बोहर था, जो बोहर का स्कीम था, जो इसका स्केच था, इसने शेल्स को रिप्रेजेंट किया बाय के, एल, एम, एन, इसी तरीके से, एंड इनका नंबर है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से इन्होंने शेल्स को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जब हम तीसरा पॉइंट बेटा यहां पे देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल आर गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। यहां पे आपको बेटा याद रखना है, अगर हम बेटा डिफरेंट शेल्स ले लेंगे, जैसे मेरे पास पहली वाली शेल है फॉर एग्जांपल के, इस तरीके से, इसके बाद एल, एम एंड एन, तो इस तरीके से इन शेल्स में किस तरीके से, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बेटा के शेल ले लेंगे, ये पहली वाली शेल है, नंबर 1। एल वाली शेल है, ये सेकंड नंबर है, इसका थर्ड नंबर है, इसका फोर्थ नंबर है। अब हर शेल में आप देखोगे, के शेल में अगर ये पहली वाली शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, इसके लिए एक जनरल फार्मूला है, दैट इज 2n²। ये आपको बेटा यहां पे याद रखना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटा पहले वाली शाल ले लेंगे, दैट इज के शाल। अब हमें के शाल में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स पहली वाली शाल में एकोमोडेट हो सकते हैं। फॉर्मूला का 2 आप ऐसे ही लिखोगे, दैट इज n मीन्स नंबर ऑफ शाल, और के वाली शाल है पहली, दैट इज नंबर 1 शाल है, 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर अगर आप ले लोगे 1 ही है, एंड 2 इंटू 1 हो गया 2। तो सो वी कैन से दैट के शाल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो दैट इज वाई जो इसका थर्ड पॉइंट था बेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला है कि के शाल में से अगर ये पहली वाली शाल है इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। अब बेटा अगर आप सेकंड शाल ले लोगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड शाल ले लेंगे, दैट इज सेकंड वाली शाल है एल शाल, तो दैट इज फॉर्मूला लिखोगे 2, n मीन्स नंबर ऑफ शाल। अब एल वाली शाल कितनी है, दूसरी वाली शाल है, दैट इज 2 का स्क्वायर। अगर आप देखोगे 2 एंड 2 का स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज 4, एंड 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। को इसका मतलब है जो एल वाली शाल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर m ले लोगे, इसमें अगर आप m ले लोगे तो दैट मीन्स अगर m को आप देखोगे नंबर ऑफ शाल कितनी है, तीसरी वाली शाल है, फॉर्मूला का 2 लिखोगे, n मीन्स नंबर ऑफ शाल, इट इज थर्ड वन शाल, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया को 18। इस तरीके से इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। गो इस पॉइंट में इसने क्या कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हर शाल में आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसके लिए इसने एक जनरल फार्मूला दी, दैट इज कॉल्ड 2n स्क्वायर। इसके बाद अब अगर आपको कोई कहेगा अगर के वाली पहली शाल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, एल वाली अगर दूसरी शाल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरीके से एम शाल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला के जरिए आप डिफरेंट शाल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं। इसके बाद द ऑर्बिट्स और शेल्स आर फिल्ड बाय स्टेप वाइज मैनर। अब बेटा यहां पे आपको ये भी याद रखनी है, अगर किसी एटम के पास 2 शेल्स है, पहली शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, इसमें एक ही नहीं रह सकता है, गो दैट मीन्स स्टेप वाइज मैनर के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहली वाली शेल जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे वो सेकंड शेल में, अगर सेकंड वाली शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी उसके बाद थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट, ये स्टेप वाइज मैनर में बेटा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके साथ साथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। इसको हम ऑक्टेट रूल भी बेटा कहते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब ये है बेटा, ये आपको आगे जाके हायर क्लास में पढ़ने हैं कि जो एक एटम है इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम एकोमोडेट करना चाहता है अपनी लास्ट वाली शेल में, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। बेटा यहाँ पे ये ऑलरेडी आपके स्टडी मटेरियल पे मैंने राइट डाउन किया है, वहाँ पे भी आप ये पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो और यहाँ पे भी आप बेटा इनको लिख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब बेटा यहाँ पे मैं कुछ एटम्स की बात करूँगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट शेल्स में। फॉर एग्जांपल हम किसी भी फॉर एग्जांपल अगर आपको कार्बन एलिमेंट लेना होगा, अगर आप कार्बन एटम ले लोगे, वो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। आपको पता है जो बोहर का था पहले आपको दिखाना है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद डिफरेंट शेल्स होते हैं। अगर आपको पता है के वाली शेल, अगर पहली शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, इसमें 2। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, पहली वाली शेल में कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, वो दैट मीन्स मैंने पहले ही कहा ये स्टेप वाइज मैनर में ये इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। अब जो सेकंड वाली शेल है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए, अब कितने बच गए 4। वो जो इसकी सेकंड वाली शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप वाइज मैनर से हर एक एलिमेंट का जो एटम है इसमें ये डिफरेंट रूल्स जो ऑलरेडी मैंने बताए कि किस तरीके से डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपका एक होम असाइनमेंट रखूँगा डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे इसी तरीके से जो बोहर का स्केच है, आप कुछ एलिमेंट्स का बेटा मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा, आप उन एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में। अब बेटा पहले मैं आपको बताऊंगा नाइट्रोजन है आपके लिए होम असाइनमेंट। नाइट्रोजन बेटा इसका आप मुझे
इसी तरीके से ये जो स्केच बना के आप मुझे डायाग्राम के ज़रिए शल में आप दिखाओगे, पहले शल में अगर 2 है, अब कितने बच जाएंगे, वो दूसरे शल में कितने हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट का या आपका होम असाइनमेंट है। इसी तरीके से बेटा सोडियम का भी आप बेटा लिख सकते हो। इसी तरीके से पोटेशियम का भी बेटा इसका भी स्केच बना के, इसका भी स्केच बना के, पोटेशियम का भी स्केच बना के आप मुझे बेटा कैल्शियम, इसी तरीके से एक मैंने और डाला कैल्शियम इन, या आपका होम असाइनमेंट है, नाइट्रोजन का स्केच बना के इलेक्ट्रॉन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे अकॉर्डिंग टू जो बोहर का जो स्केच था, जिसको हम बोहर ब्रुई स्कीम के थे कि डिफरेंट शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो आप नाइट्रोजन एलिमेंट, सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनका एटॉमिक नंबर देख के उसके बाद इनका स्केच आप मुझे भेजोगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक एंड डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।